नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी को स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर कंपनी के रूप में इंडिया में आती है और यहाँ आने के बाद वो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देती है। जो ब्रिटिश एम्पायर होता है उसको खड़ा कर देती है। तो इस चैप्टर में हम जो हिस्ट्री होगी ना उसको 1757 से लेके 1857 तक स्टडी करेंगे, है ना। जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना हमारी, उसको हम 1757 से लेके 1857 तक स्टडी करेंगे। जैसे 1757 में फर्स्ट बैटल होता है प्लासी का जो बैटल होता है बंगाल में, उससे सिराजुद्दौला की हार होती है और वहीं से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक रूलर के रूप में बंगाल में इस्टेब्लिश होती है। और 1857 में जो रिबेलियन होता है, हालांकि इस रिबेलियन को हम नहीं पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति को इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 होगा ना उसमें हम उसको स्टडी करेंगे, लेकिन वहीं तक की जो हिस्ट्री है ना वो इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको हम 3 वीडियो में स्टडी करेंगे। जो पहला वीडियो होगा उसमें हम इन टॉपिक को स्टडी करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट की तरफ आई, पूर्व की तरफ आई, उसको समझेंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसने ट्रेड इस्टेब्लिश किया बंगाल में, उसको समझेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद जो ट्रेड्स थे, ट्रेड के बाद कैसे बैटल स्टार्ट हो गए, जो प्लासी का या फिर जो बक्सर के जो 2 बैटल हुए वो किस तरीके से हुए, इसको समझेंगे, है ना। और फिर जब जो कंपनी जैसे प्लासी का बैटल जीत जाती है तो जो कंपनी है ना उसको बंगाल की दीवानी मिल जाती है, यानी कि उसको बंगाल का जो रेवेन्यू सिस्टम का जो अधिकार है वो मिल जाता है। तो यहाँ तक का जो टॉपिक होगा ना हमारा फर्स्ट टॉपिक, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें हम कंपनी रूल एक्सपेंड, इसमें टाइगर ऑफ मैसूर, वॉर विद मराठा, द क्लेम टू पैरामाउंसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पढ़ेंगे। और जो लास्ट वीडियो होगा हमारा इस चैप्टर का, उसमें हम सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी को जो आपकी जो हिस्ट्री की जो बुक है क्लास 8 की वो साथ में रखनी है, और जो वीडियो को पॉज करके जो डिटेल लिखी हुई है ना इसको पढ़ लें। तो देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कॉइन है, ठीक। और ये फ्लैग थे इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के। शुरुआत में तो ये फ्लैग था ईस्ट इंडिया कंपनी का और फिर बाद में ये ईस्ट इंडिया का ये फ्लैग रहा। तो देखो, जैसा कि हमने क्लास 7th में जब हमने स्टडी किया था तो लास्ट जो पावरफुल एम्परर था ना मुग़ल में, वो था औरंगज़ेब, है ना। औरंगज़ेब सबसे पावरफुल रूलर था, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो मुग़ल एम्पायर है ना वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसके जितने भी जो मनसबदार थे, उसके जितने भी सूबेदार थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और भारत के डिफरेंट पार्ट में वो अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो, जैसे हैदराबाद का जो निज़ाम होता है वो अपने आप को आज़ाद कर लेता है मुग़ल एम्पायर से, है ना। बंगाल का जो नवाब होता है वो भी अपने आप को आज़ाद कर लेता है ना। अवध का जो नवाब होता है वो भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश कर लेता है। उसी प्रकार से कुछ दिनों बाद में जो मैसूर है, ये मैसूर का जो किंग होता है, जो नवाब होता है, रूलर होता है, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है। मराठा शुरू से ही शिवाजी के समय से ही इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे औरंगज़ेब की मृत्यु होती है तो उनका एक अपना एक किंगडम होता है। जाट, सिख सभी क्षेत्रों में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, जो लास्ट चैप्टर था हमारा द स्टेट फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी, ये हमारा क्लास 7th में लास्ट चैप्टर था हिस्ट्री का। इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये किंगडम इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाते हैं किसकी मृत्यु के बाद, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। तो देखो, इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में देखा जाए तो कोई भी एक पावरफुल सेंट्रल पावर नहीं होती है। सेंट्रल पावर का मतलब, जैसे मुग़लों ने पूरे भारत में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, अपने आप में उन्होंने पूरे इंडिया को कंट्रोल किया कुछ समय के लिए, हाँ 150 सालों तक, ठीक। लेकिन मुग़ल के औरंगज़ेब के मरने के बाद ऐसी कोई सिचुएशन इंडिया में नहीं थी। तो देखो, भारत में एक तो रीजनल पावर है इस समय में, जैसे सिख हुए, मराठा हुए, हैदराबाद हुआ, बंगाल हुआ, अवध हुआ या फिर मैसूर हुआ, ये सब क्या है, रीजनल पावर। इसी समय में इंडिया में क्या होता है, यूरोप से जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां,
वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है। इनमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा यूरोप से आने वाली पुर्तगीज होते हैं, है ना, डच होते हैं, फ्रेंच होते हैं, स्वीडिश होते हैं, डेनिश होते हैं। तो ये सब लोग इंडिया में आते हैं और अपना ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए, अपनी टेरिटरी इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए कंपटीशन करते हैं। तो देखो, एक तरफ तो कोई सेंट्रल पावर नहीं है इंडिया में, ये रीजनल पावर्स है सबकी सब, यानी क्षेत्रीय पावर है, किसी का कंट्रोल नहीं है पूरे इंडिया में। दूसरी तरफ विदेशी जो पावर्स है वो भी इंडिया में एंटर होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, ईस्ट इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनियां होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री में व्यापार करती है, ट्रेड करती है, बिजनेस करती है। जब आप क्लास 10th में जाओगे ना, तो आपका एक चैप्टर आएगा ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी का, तो उसमें आपको मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में और भी ज़्यादा समझने को मिलेगा। तो देखो, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत में आती है। तो जो ये एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ, जैसा कि आपने हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 था क्लास 7th में, उसमें क्वीन एलिजाबेथ की भी बात होती है। जब आप मुग़ल एम्पायर को पढ़ते हो ना क्लास 7th में, चैप्टर नंबर 4 में द मुग़ल एम्पायर, तो एल्सवेयर में वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ को मेंशन किया जाता है। तो ये वो मेंशन इसलिए किया जाता है कि इस साल आपकी चैप्टर में आने वाला है, ठीक। तो जो क्वीन एलिजाबेथ है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको एक मोनोपोली देती है, सोल राइट देती है। सोल का मतलब होता है वन एंड ओनली। तो सोल राइट किसको दे देती है? कंपनी को मोनोपोली दे देती है। कहाँ पे? ट्रेड करने के लिए ईस्ट की तरफ। देखो, ये ब्रिटिश आइलैंड है ना, ये ब्रिटिश कंट्री है, तो इसका ईस्ट क्या होगा? ये रीजन है ना। तो इस रीजन में एक प्रकार से सोल राइट किसको मिल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर अपना व्यापार स्थापित करना स्टार्ट करती है। लेकिन सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी नहीं होती है जो भारत में आती है, उसके अलावा भी कई सारी जो पावर्स है वो इंडिया में आती है। जैसे जो पुर्तगीज़ हैं, पुर्तगाल के रहने वाले, तो शुरुआत में गोवा में आ जाते हैं, है ना, गोवा में आ जाते हैं। वास्को डी गामा भारत में आता है इससे पहले एक्सप्लोर करने, जो इंडिया को डिस्कवर करता है 1498 में। इंडिया को कौन डिस्कवर करता है? इंडिया को डिस्कवर करता है वास्को डी गामा, ठीक। उसके बाद डच आते हैं इंडिया में अर्ली 17th सेंचुरी में, है ना। इसके अलावा जो फ्रेंच है ना, वो भी इंडिया में आते हैं और अपनी जो कॉलोनीज है वो इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि जो दीव है, दीव गुजरात के पास है, तो देखो इसमें पुर्तगीज कॉलोनी थी, है ना। और सूरत है, इसमें ये एक प्रकार से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी थी। तो इस तरीके से जो कई सारे जो यूरोपियन सेटलमेंट है ना, वो इंडिया के अंदर आते हैं। एक तरफ तो यूरोपीय ताकतें आती है, यूरोपियन पावर्स आती है, और एक तरफ इंडिया की रीजनल पावर्स भी होती है, और कोई भी सेंट्रल पावर नहीं होती। तो देखो, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई ना कोई तो सेंट्रल पावर बनने की कोशिश करेगा ही सही ना। तो देखो, इसकी शुरुआत होती है कंपनी की, और आप सबको पता है कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में हुकूमत करता है। तो आखिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी के रूप में इंडिया में आती है, और वो कैसे ट्रेडर से रूलर बन जाती है, तो उसकी कहानी हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है और बंगाल में भी आती है, तो पहले इंग्लिश जो फैक्ट्रियाँ हैं वो सबसे पहले सूरत में इस्टेब्लिश होती है 1606 में, 1608 में। फिर उसके बाद जो इंग्लिश फैक्ट्री वो 1651 में हुगली में सेटअप होता है। हुगली ये रहा यहाँ पे कलकत्ता के पास, और सूरत ये रहा गुजरात में, ठीक। तो ये जब आते हैं ना, तो शुरुआत में ट्रेडर्स के रूप में आते हैं। तो उस समय जो रूलर होता है ना, वो होता है औरंगज़ेब, मुग़ल शासक। तो इनको क्या दे देता है? एक फरमान दे देता है, एक रॉयल एडिक्ट दे देता है, या फिर रॉयल ऑर्डर, यानी एक प्रकार से शासन का एक रूल दे देता है कि हाँ ठीक है, आप काफ़ी कम लोग हो तो आप फ्री, बिना ड्यूटीज़ के, बिना टैक्स के आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो ब्रिटिशर होते हैं ना, जब इनको ये फरमान मिलता है तो इसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, है ना। ये गलत तरीके से इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये क्या करते हैं, बंगाल में जब इनको ये राइट मिलता है ना, फरमान मिलता है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब होता है जिसमें टैक्स ना लगे, तो उसका ये मिसयूज करते हैं। तो जब ये मिसयूज करते हैं ना, तो इसका विरोध बंगाल में जो वहाँ के रूलर होते हैं वो करते हैं। और देखो, जब बंगाल में ये ट्रेड करते हैं तो इनको दो साल बाद इनको 3 विलेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जब ये 1696 में जब ये अपना सेटलमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, इसके अलावा इनको क्या मिलता है? यहाँ पे 3 गांव मिलते हैं। तो उन्हीं 3 गांवों में से एक गांव का नाम होता है कलिकत्ता। और यही जो कलिकत्ता गांव होता है ना, आगे जाके क्या बन जाता है?
कलकत्ता या कोलकाता, यानी कि जो कलकत्ता है ना उसको किसने बनाया है, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया है। और देखो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ये क्या करते हैं, अपना एक किला बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस तरीके से मिसयूज करते हैं तो इसका जो विरोध है ना वो बंगाल के नवाब स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बंगाल की कहानी क्या है, जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बंगाल के जो नवाब होते हैं ना अपने आप को ऑटोनॉमी दे देते हैं। ऑटोनॉमी का हिंदी में मतलब होता है स्वायत्तता, जो इंडिपेंडेंट हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, है ना। तो जो बंगाल है ना वो भी अपने आप को किसके रूप में असर्टेड करता है, ऑटोनॉमी और ऑटोनोमस पावर के रूप में। तो देखो जो नवाब होते हैं ना बंगाल के, जो कहते हैं कि हम औरंगजेब के अब सूबेदार नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट रूलर है, हम ऑटोनोमस रूलर है, इसलिए जो औरंगजेब ने आपको फरमान दिया था कौन सा, जिससे आपको फ्री ट्रेड करने को मिलेगा ब्रिटिशर को, तो उसको वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो कंपनी है वो इस चीज़ को नहीं मानती और लगातार वो बंगाल में उसका मिसयूज करती रहती है और अपना जो प्रॉफिट है उसको बनाए रखना चाहती है। तो देखो इससे सीधी सी सिंपल सी बात है, इससे कन्फ्लिक्ट होगा। तो एक तरफ तो जो कंपनी है और जो नवाब है ना बंगाल का, उन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे, बंगाल में। बंगाल की उस समय जो कैपिटल होती है ना वो मुर्शिदाबाद होती है। क्या होती है, बंगाल की उस समय सिराजुद्दौला जब होता है ना तो कैपिटल मुर्शिदाबाद होती है। तो जो ब्रिटिशर है वो इस चीज़ को नहीं मानते। तो जब वो इस कंडीशन को नहीं मानते ना, ये जो फरमान कैंसिल किया जाता है किसके द्वारा, नवाब सिराजुद्दौला के बाद, तो जैसे वो इसको नहीं मानते इसका सीधा असर बैटल ऑफ प्लासी के रूप में दिखता है, यानी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है कि जो ये ट्रेड को लेके जो कन्फ्लिक्ट होता है नवाब के बीच में और कंपनी के बीच में, तो इसका सीधा असर बैटल के रूप में दिखता है। और जो बैटल ऑफ प्लासी है वो 1757 में होता है। अब देखो जो सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है 1757 में। लेकिन उससे पहले जो बंगाल का नवाब होता है ना वो होता है अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो सिराजुद्दौला है ना वो बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खां भी जो है ना जो फरमान होता है उसको कैंसिल मानता है, और जो सिराजुद्दौला है वो भी जो ब्रिटिशर को जो फरमान दिया था ना औरंगज़ेब ने, ये वाला फरमान जिससे इनको फ्री ट्रेड करने का प्रिविलेज था, है ना, तो उसको वो कैंसिल मानते हैं। दोनों के दोनों ही नहीं मानते कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन वो नहीं मानते। तो इसका जो परिणाम होता है ना वो बैटल ऑफ प्लासी के रूप में होता है। देखो जो प्लासी होता है ना ये एक प्लास वर्ड होता है, प्लास एक फूल होता है उससे निकला हुआ है। तो जिस जगह लड़ा जाता है ना वहाँ पे प्लास के जो फूल होते हैं ना, इस कारण इसको प्लासी बैटल कहा जाता है। ठीक, तो देखो जो प्लासी का बैटल 1757 में होता है, इसमें एक तरफ तो सिराजुद्दौला और उसकी आर्मी होती है जो कि बंगाल का नवाब है, दूसरी तरफ जो रॉबर्ट क्लाइव है उसकी लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है। ठीक, लेकिन जब ये बैटल स्टार्ट होता है तो बैटल से स्टार्ट होने से पहले जो मीर जफ़र जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर होता है, तो वो कमांडर क्या करता है, सिराजुद्दौला को बिट्रे कर देता है, उसके साथ धोखा कर देता है और किसकी तरफ जाके मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। और रॉबर्ट क्लाइव उससे प्रॉमिस करता है किससे, मीर जफ़र से, कि अगर तू सिराजुद्दौला को धोखा देगा तो तुझे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और जब बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है तो जो मीर जफ़र है उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन जो मीर जफ़र है ना एक प्रकार से कठपुतली होती है ना, पपिट होती है, वो एक प्रकार की पपिट होती है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने हिसाब से नचाती रहती है। कुल मिला के जो एक्चुअल पावर होती है ना वो किसके हाथ में होती है, ब्रिटिश के हाथ में या ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, सिर्फ वो एक पपिट होती है। और देखो इसका जो रिज़ल्ट है ना वो रिज़ल्ट ये निकलता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो बैटल ऑफ प्लासी में जो जीत है ना वो किसकी होती है, रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिससे जो कंपनी है ना वो और भी पावरफुल हो जाती है। कहाँ पर, बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल पहली जीत होती है पूरे भारत में, सबसे बड़ी जो जीत होती है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बंगाल में पहली जीत होती है। लेकिन देखो अभी भी जो है ना ये पूरी तरीके से जो कंपनी है ना वो अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं करती है। ठीक,
तो देखो जो मीर जफ़र है ना, जिसको ये बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब बंगाल का। तो देखो उसको भी 1760 में जो ब्रिटिशर हैं उसको भी 1760 में हटा देते हैं बंगाल की नवाबी से, और उसकी जगह नए नवाब बनाते हैं। जो नया नवाब है ना उसको बनाते हैं, उसका नाम होता है मीर कासिम। अब देखो जो मीर कासिम को जब 1760 में नवाब बनाया जाता है, मीर जो कासिम होता है ना, इसको मीर जफ़र की तरफ हटा के उसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। तो ये जो मीर कासिम है ना, इसके साथ भी जो रिलेशन होते हैं ना कंपनी के, वो अच्छे नहीं रहते, क्योंकि जो कंपनी है ना वो अपनी मनमानी करती रहती है, और मीर कासिम को भी उसी तरीके से पपिट बना के रखना चाहती है जैसे उन्होंने मीर जफ़र को रखा था। तो देखो इसका सीधा सा जो रिज़ल्ट होता है वो बैटल ऑफ जो प्लासी है, बैटल ऑफ जो बक्सर है वो होता है, क्योंकि लगातार जो नया नवाब है मीर कासिम, इसको सप्रेस करते हैं ब्रिटिशर। तो जो मीर कासिम है, कुछ समय बाद में जो मीर कासिम है उसको भी नवाब का जो पद है वो कंपनी के द्वारा हटा दिया जाता है, और वो रिबेलियन कर देता है किसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जब जैसे ही मीर कासिम नवाब बनता है बंगाल का, तो वो क्या करता है कि जो जो फ्री ट्रेड होता है इनका, है ना, जो फ्री ट्रेड होता है, जो फरमान को जिसको ये मान के चलते हैं ना कि इनसे कोई भी टैक्स नहीं लेगा, तो उस टैक्स को जो फ्री ट्रेड होता है ना उसको ये क्या करता है, अबोलिश कर देता है, उसको हटा देता है, और इनकी जो पावर है ना उसको जो ब्रिटिशर है उसकी पावर को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ में जो अपनी कैपिटल है ना मुर्शिदाबाद, उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ पे पहुँचा देता है, मुंगेर में। अब देखो मुंगेर क्यों लेके जाता है, मुंगेर इसलिए लेके जाता है कि ब्रिटिश जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, मुर्शिदाबाद में बार बार जो मीर कासिम है ना नवाब, इसके मामलों में इंटरफेयर करते हैं। तो जब ब्रिटिशर के जो इंटरेस्ट है, ये सब इंटरेस्ट उसके अगेंस्ट थे, जैसे उनकी जो ट्रेड ड्यूटी तो उसको अबोलिश कर दिया है ना, उनके भी अब टैक्स लगेगा, और जो कैपिटल है ना वो भी उसने बदल दी। तो इसका सीधा असर ये हुआ कि जो ब्रिटिशर थे ना उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया किसके अगेंस्ट, मीर कासिम, बंगाल के नवाब के अगेंस्ट। लेकिन मीर कासिम इस बार अकेला नहीं था। मीर कासिम ने जो अवध का नवाब और जो मुग़ल थे, मुग़ल बादशाह थे उस समय के, है ना, मुग़ल बादशाह उस समय थे शाह आलम, है ना, शाह आलम से ट्रीटी की, और तीनों ने ही मिलके जो बैटल ऑफ बक्सर है ना उसमें पार्टिसिपेट किया। यानी जो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, उसने अवध के नवाब से ट्रीटी की, उसने जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम, उससे भी एग्रीमेंट किया, और तीनों ही एक साथ, तीनों ही जो रूलर थे, इनकी आर्मी जो थी वो ब्रिटिशर से बक्सर के मैदान में लड़ी, और फाइनल में ये जो तीनों ही जो आर्मी थी मीर कासिम की, जो कि बंगाल का नवाब था, अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला था उसका नाम, अवध का जो नवाब था उसका नाम सिराजुद्दौला था, और जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम, तीनों की हार हो जाती है किसके द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा। और जो इस बैटल में जो ब्रिटिश फोर्स होती है उसको लीड करने वाला होता है हेक्टर मुनरो। कौन होता है, हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो तो इस तरफ से होता है, इस तरफ से मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम की आर्मी। और इस प्रकार से फाइनल में जो ब्रिटिशर हैं जब वो इस बैटल को जीतते हैं तो सिर्फ वो बंगाल के नवाब को नहीं हराते हैं। जब ब्रिटिशर इस बैटल को जीतते हैं तो सिर्फ वो बंगाल के नवाब को नहीं हराते हैं, वो अवध को हराते हैं, वो मुग़ल बादशाह को हराते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ब्रिटिशर है ना, इनकी जो पावर है ना, ये सबको दिख जाती है कि जो ब्रिटिशर है वो काफ़ी पावरफुल क्या है, वो काफ़ी पावरफुल आर्मी, और इसका जो रुतबा है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कंपनी इस बार क्या करती, कंपनी अब जो है ना उसकी जो टेरिटरी है, उसने जो क्षेत्र जीत लिया है उसका शासन अब खुद करेगी। यानी कि पिछली बार जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना तो वो शासन नहीं करती थी, उसके पास सिर्फ रेवेन्यू का ही काम था, वो टैक्स का कलेक्शन करती थी। बाकी जो फौजदारी मामले थे ना उसको नवाब देखता था। देखो दो टाइप के मामले होते हैं, एक तो होता है फौजदारी जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं फौजदारी, है ना, एक होते हैं दीवानी जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। तो जो कंपनी ने बैटल ऑफ जो प्लासी था ना उसके बाद सिर्फ दीवानी मामले अपने हैंड में लिए थे, जबकि फौजदारी किसको दिए थे, नवाब को। लेकिन इस बार जो कंपनी है ना उसने जो जो क्षेत्र जीते, जो जो जियोग्राफिकल रीजन जीते, उनका जो रूल है खुद के द्वारा करने का सोच लिया। ठीक, तो जब कंपनी ने ऐसा किया तो वहीं से वो कहलाए बंगाल के नवाब।
अब देखो जो नवाब है ना, उसको अगर इंग्लिश में पढ़ते थे ना पहले, वो नबोब पढ़ते थे, मतलब नबोब बोलते थे। जब इसको बोलते थे ना वो, तो नवाब नहीं बोलना आता था उनको, इंग्लिश में इसको नबोब बोलते थे। तो जो जैसे ही मुग़ल बादशाह की हार हुई है ना, जो जिसका अभी देखो हो सकता है औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं आया मुग़ल बादशाहों में, लेकिन जो मुग़ल बादशाह थे ना, उसके फरमान को माना जाता था, उसकी एक रेपुटेशन थी मुग़ल बादशाह की। तो मुग़ल बादशाह की जब हार हुई और ब्रिटिशर ने इतने बड़ा जो एरिया था, रीजन था, इसको जब अपने क्षेत्र में मिला लिया, इस वाले पूरे रीजन को, बंगाल के आसपास, उड़ीसा और बिहार को, तो जो मुग़ल बादशाह था ना, उसने यहाँ के जो पूरे दीवानी जो मामले हैं ना, या जो रेवेन्यू जो मामले, वो किसको दे दिए? कंपनी को। यानी अब जो कंपनी है ना, वो यहाँ की रूलर होगी। और बंगाल में इससे पहले कौन रूल करते थे? नवाब। तो कंपनी क्या बन गई अब? नबोब। ठीक। तो इस प्रकार से जो कंपनी है, उसने अपने आप को बंगाल में इस्टेब्लिश कर लिया। और इस जीत ने कहीं ना कहीं जो इंडिया में अब जो जैसे जैसे ब्रिटिशर जो रूल है वो आगे बढ़ते जाएगा, उसको पावरफुल बना देगा। क्योंकि जो बंगाल था ना, वो ट्रेड का हब था, वो बिजनेस का हब था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था, कहीं ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस होता था और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इनकम थी। तो इस कारण से जब ब्रिटिशर को ये रीजन मिला, तो जो ब्रिटिशर थे वो पैसे में काफ़ी पावरफुल हो गए। और जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट जो गवर्नर था वो बंगाल का, उसको बना दिया गया। ठीक, ये रहा रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसको बंगाल का फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया गया। तो इस प्रकार से जो कंपनी है वो इंडिया में एक रीजनल पावर के रूप में इस्टेब्लिश हो चुकी थी ईस्ट इंडिया में। यानी जो पूर्वी भारत है ना, उसमें अब कंपनी एक रीजनल पावर के रूप में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन अभी उसका कंपटीशन बहुत है। उसका कंपटीशन मराठाओं से होगा, उसका कंपटीशन हैदराबाद से होगा, उसका कंपटीशन मैसूर से होगा। तो देखते हैं आगे की कहानी में कि कैसे कंपनी इनसे भी निपटती है, कैसे इनको भी हराती है और धीरे धीरे अपने किंगडम में मिलाती जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद हम कंपनी का जो रूल एक्सपेंड होता है 1757 से लेके 1857 तक, जिसमें हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। सब्सिडरी अलायंस को स्टडी करेंगे। टीपू सुल्तान जो कि टाइगर ऑफ मैसूर है, उसको स्टडी करेंगे। मराठाओं के साथ जो कन्फ्लिक्ट है उसको स्टडी करेंगे। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटासी को स्टडी करेंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी उसको समझेंगे। और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ब्रिटिशर का, उसको समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सेंट्रल पावर को समझा कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कोई भी सभी रीजनल पावर्स इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को जो क्वीन एलिजाबेथ है, वो सोल राइट देती है ईस्ट की तरफ ट्रेड करने का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और भारत में आने के बाद 1606 में, 1608 और 1651 में सूरत और हुगली में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड है ना, वो आने वाला एक राइवल नहीं होता है। इसके अलावा दूसरी कंपनियां भी यहाँ पे आती है। पुर्तगीज होती है, डच होती है, फ्रेंच होती है, डेनिश होती है। ठीक। इसके बाद हमने जाना कि कैसे जो बंगाल में जो फरमान जो औरंगज़ेब ने दिया था, जिसे फ्री ट्रेड करते थे, कौन? ब्रिटिशर। तो जब उसने उसको बैन किया तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो कैसे कंपनी के बीच में और जो नवाब है उसके बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया और सिराजुद्दौला की हार हो गई। ठीक। इसके बाद मीर जफ़र को नवाब बनाया गया, जिसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। लेकिन मीर जफ़र को भी बाद में नवाबी से हटा देते हैं अंग्रेज। और फिर उसके बाद जो नया नवाब बनता है वो होता है मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम भी वही करता है जो नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। वो भी इनका जो फ्री ट्रेड है ना उसको अबोलिश कर देता है। तो इसके अगेंस्ट जो हेक्टर मुनरो है, वो एक आर्मी लेके आते हैं और बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह की जो आर्मी है उसकी हार होती है। और जो कंपनी है ना, वो बंगाल की नवाब बन जाती है। तो इस प्रकार से जो कंपनी के पास अब दीवानी राइट होते हैं, कहाँ कहाँ के? बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। तो इस प्रकार से जो कंपनी है ना, 1764 में सिर्फ 7 ईयर्स के अंदर अंदर बंगाल की रूलर बन जाती है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद के जो टॉपिक होंगे ये वाला कंपनी रूल एक्सपेंड और जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।